गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को कुछ पसंद किए हैं तो ये मुझे अच्छा लगा और इसी से प्रेरित होकर के मैं यहाँ पे नई वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आज का जो वीडियो है वो सिगमंड फ्रायड का दिया हुआ मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है, जिससे में कुछ प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्नों की संख्या वही 5 से 6 ही रखी गई है ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट समझ में आए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि सिगमंड फ्रायड थे क्या, थे कौन। ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे और 1856 से लेकर के 1939 तक लगभग ये 40 वर्षों तक नैदानिक अनुभव यानी क्लिनिकल अनुभव इनके पास था। अनुभव किए, उस अनुभव के आधार पर ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मानव प्रकृति एवं सिद्धांत के कुछ मूल पूर्व कल्पनाओं पर आधारित होते हैं। इनका मानना था कि जो मानव की प्रकृति है कुछ मूल पूर्व कल्पनाओं पर आधारित होते हैं और मानव व्यवहार कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं तथा ऐसे व्यवहार अविवेकपूर्ण, अपरिवर्तनशील एवं समस्थैतिक होते हैं। जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसको फ्रायड ने 3 भागों में बांट करके समझाया था। पहला इन्होंने देखा था कि व्यक्तित्व संरचना, पहली बात की थी इन्होंने व्यक्तित्व संरचना, और दूसरी, ध्यान से सुनिएगा तब आप लोग को समझ में आएगा। दूसरी बात क्या कही थी कि व्यक्तित्व गतिकी, और तीसरी बात कही थी व्यक्तित्व का विकास। इन्हीं 3 बिंदुओं पर ये अपने सिद्धांत को दिए थे और आज हम पहले से जो सिद्धांत है उसी के से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। जैसे क्या व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व को संरचना को इन्होंने 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला क्या था? आकारात्मक मॉडल। क्या था? आकारात्मक मॉडल। आकारात्मक मॉडल में के अंतर्गत इन्होंने 3 चीज़ों को रखा था: चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। आ रही है बात समझ में? कि पहले सिगमंड फ्रायड ने 3 रूपों में अपने सिद्धांतों को बांटा था। पहला क्या था? व्यक्तित्व संरचना, और दूसरा व्यक्तित्व गतिक्रिया, और तीसरा था व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व संरचना के आधार पर इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा। पहला क्या था? आकारात्मक मॉडल, और दूसरा था गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। आकारात्मक मॉडल के अंतर्गत चेतन, अर्धचेतन और अचेतन आता है। ठीक है, तो चलिए, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मनोविश्लेषक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? तो आप लोग परिचित हो गए होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। सिगमंड फ्रायड, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा। तो सही ऑप्शन क्या है? सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर सही है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ईड प्रतिनिधित्व करता है। ईड प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है चेतन मन, बी है अचेतन मन, सी है आक्रोश, और डी है अप्रसन्नता। तो ईड जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? अचेतन मन का। अब ये ईड क्या है? ईड फ्रायड के अनुसार जो गत्यात्मक संरचना थी, पहला क्या था? आकारात्मक मॉडल, जिसमें चेतन अचेतन सभी चीज़ें सम्मिलित थी, और दूसरा था गत्यात्मक एवं संरचनात्मक मॉडल। इसमें 3 चीज़ें कही गई हैं कि जो व्यक्ति की संरचना होती है वो 3 रूपों में देखने को मिलती है। पहला क्या बताया इन्होंने? ईड, ईड। दूसरा ईगो, ईगो, समझ रहे होंगे आप लोग। और तीसरा है सुपर ईगो,
सुपर ईगो, ठीक है। तो ईड, ईगो और सुपर ईगो, तो जो अचेतन है वो ईड पर आधारित होता है, जो अचेतन है वो ईड पर आधारित होता है, और जो चेतन मन होता है वो ईगो पर आधारित होता है। और सुपर ईगो में ईगो का अगला जो विकास है उसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। आप लोग एक बार में शायद समझ में न आए तो दोबारा इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न है, अहंकार के समारोह पर आधारित है। अहंकार के समारोह डैश है पर आधारित है, मतलब किस पर आधारित है? अहंकार, अहंकार से क्या मतलब है? अहंकार का मतलब है ईगो से है। यहाँ अंग्रेजी दिया रहता तो आपको समझ में आता। अहंकार का मतलब क्या है? ईगो है, ठीक है, ईगो। इसको हिंदी भी होती है। अहंकार का मतलब क्या है? ईगो। कहीं कहीं आप देखने को पाएंगे पराहम लिखा रहेगा, ईड का हिंदी पराहम लिखा रहेगा, और ईगो का अहम, ठीक है। और चलिए, तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? अहंकार के समारोह पर आधारित है। तो अहंकार से आशय क्या है? ईगो। ईगो किस सिद्धांत पर काम करता है? ईगो किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है आनंद के सिद्धांत पर, बी ऑप्शन है वास्तविक सिद्धांत पर, सी ऑप्शन है रिफ्लेक्शन पर, और डी ऑप्शन है प्रैक्टिकल पर। किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो ये आधारित है वास्तविक सिद्धांत पर। एक बार मैं आप लोग को और बता देती हूँ कि ईड जो होता है वो आनंद के सिद्धांत पर आधारित होता है, इस पर आधारित होता है। ईड किस पे आधारित होता है? आनंद के सिद्धांत पर आधारित होता है। ईगो वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होता है, और सुपर ईगो आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। आप कहीं इसको ना हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए, अभिकथन है, लड़कों के लिए फ्रायड का एडिपर्स संघर्ष, एडिपर्स संघर्ष, लड़कों के लिए फ्रायड का एडिपर्स संघर्ष तथा लड़कियों के लिए इलेक्ट्रा, ये दो शब्द याद रखिएगा। एडिपर्स, ये एडिपर्स यहाँ पे एक मात्रा रहेगा। एडिपर्स संघर्ष तथा लड़कियों के लिए इलेक्ट्रा संघर्ष किशोरावस्था के दौरान उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है। ये एडिपर्स क्या होता है, इलेक्ट्रा क्या होता है? लड़कों में एडिपर्स संघर्ष होता है। ये दोनों क्या करता है? ये दोनों फ्रायड के अनुसार विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को पैदा करता है, यानी लड़के लड़कियों की तरफ और लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं फ्रायड के अनुसार। और ये तो अभिकथन है। और यहाँ है ईड आवेग जननांगों को हस्तांतरित हो जाता है, आवेग जननांगों को हस्तांतरित हो जाता है, और बच्चा इस अवस्था के दौरान जननांगों के उद्दीपन में आनंद का अनुभव करता है, ठीक है। ये फ्रायड की थ्योरी में एक बात कही गई है कि जो बच्चा है अपने यौन अंगों को के संपर्क में रहने से आनंद की अनुभूति करता है। कब करता है? ईड की जो अवस्था है उसमें करता है। तो ये दोनों कथन आप लोग ठीक से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन बताना है। ए और आर दोनों सही है, ए सही है, आर गलत है, या सी ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत है। तो क्या सही आंसर है? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। ये जो दोनों कथन है ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोलैंगिक विकास की अवस्था का सही क्रम में लिखिए। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए।
अभी हम आप लोग को बताए हैं कि फ्रायड ने अपने सिद्धांत में 3 बातें कही हैं। पहला क्या कहा है? व्यक्तित्व संरचना, और दूसरा व्यक्तित्व गतिकी, और तीसरा व्यक्तित्व का विकास। इन्होंने अपने व्यक्तित्व के विकास में कुछ अवस्थाओं का नाम बताई हैं। जो अवस्था यहाँ पे दिया हुआ है यही अवस्था है, लेकिन किस अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है ये आप लोगों को क्रम लगा करके बताना है। ओके, तो ये विकासात्मक अवस्था है, वो पूछ रहा है कि कौन सा सही क्रम में है। ठीक है, पहला है फैलिक अवस्था। ये अंग्रेजी का सीधा सीधा ऐसे ही उच्चारण है, आपको कहीं हिंदी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, फैलिक अवस्था। जेनेटिक अवस्था, हिंदी रहेगी भी तो इतनी उटपटांग कि आपको शायद समझ में नहीं आए। तीसरी है ओरल अवस्था, और चौथी है लेटेंसी और एनल अवस्था। अब इसका आपको क्रम लगाना है, कौन सा क्रम सही होगा। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं। पहली अवस्था क्या होती है? ओरल। पहली अवस्था क्या होती है? ओरल, 1 नंबर पे ये रहेगा। दूसरा क्या होती है? दूसरी अवस्था कौन सी होती है? पहली अवस्था होती है ओरल, दूसरी अवस्था होती है एनल। ठीक है, और तीसरी अवस्था होती है फैलिक, और चौथी लेटेंसी, और पांचवी जेनिटल अवस्था। ये फ्रायड के विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, ये फ्रायड द्वारा दी गई विकास की अवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार सी में आप लोग देख रहे होंगे सही होगा। तीसरा, पांचवा, पहला, चौथा, यहाँ ऑप्शन सी सही है। ठीक है, एक बार आप लोग इस अवस्था को नोट कर लीजिए, हो सकता है आपको काम आए। तो पहली अवस्था क्या है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। ओरल है, एनल है, फैलिक है, उसके बाद आती है लेटेंसी, फिर जेनिटल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है, अहम वास्तविक संसार से संबंध रखता है। अहम अभी आपको ऊपर बताएं, अहम मतलब ईगो। ईगो, ठीक है। अहम वास्तविक संसार से संबंध रखता है, यह वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है। कारण क्या है? अहम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वास्तविक वस्तुओं की खोज करता है। एक भूख को भूख की संतुष्टि के लिए वास्तविक भोजन ही मिलना चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पर आप लोग को बताना है। ए एवं आर दोनों सही है, आर सही वर्णन है, ए एवं आर दोनों सही है, और सी है ए सही है परंतु आर गलत है, डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। ए एवं आर दोनों सही है, और सही और आर सही वर्णन भी करता है। ये दोनों ही कथन क्या हैं? सही हैं कि अहम जो है वास्तविक पर आधारित है। अभी हम आप लोग को बताए भी हैं कि अहम किस पे आधारित होता है? वास्तविकता पर। अहम मतलब ईगो। ईगो किस पे आधारित होता है? वो वास्तविकता पर आधारित होता है। और जो ईड होता है वो आनंद पर आधारित होता है। ठीक है, और सुपर ईगो वो किस पे आधारित होता है? वो आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। इस प्रकार ये दोनों हुई, अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। ठीक है, आज का इतना ही प्रश्न था। आज की वीडियो समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप इसको पसंद करेंगे। अगर आप पसंद करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे और शेयर नहीं करेंगे ये ज़रूरतमंदों को। तो आप अपने कमेंट दीजिए और हमको प्रेरणा मिलेगी, तो हमें लगेगा कि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा। थैंक यू।